नजदीकियां। मदीहा के काटने से अदनान की आंखें दर्द के मारे बंद हो जाती हैं, पर फिर भी लोग किसी तरह सब्र के साथ उसे खाना खिलाना कंटिन्यू करता है। इस वक्त वो जितने सब्र से काम ले रहा था, ना अगर कोई देखे तो उसे विश्वास ना हो, जिसे हल्की सी गलती भी पसंद नहीं थी, जिसके सिर पर 24 घंटे गुस्सा सवार रहता था, आज वो इतने शांत रहकर सारी चीजों को डील कर रहा था। मोहब्बत यकीनन इंसान को पागल कर देती है। उसे खाना खिलाकर वो खुद हाथ धोने बाथरूम चला जाता है और उसके जाते ही मदीहा जल्दी से अपनी जगह से उठकर फौरन बेड पर एक साइड बिल्कुल कोना में जाकर लेट जाती है और खुद को ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट से कवर कर देती है। अदनान का बेड एकदम किंग साइज था, जिस पर 5-6 लोग आराम से सो सकते थे, पर फिर भी वो बिल्कुल कोना में जाकर सोई थी कि अगर गलती से भी करवट लेती तो सीधा नीचे ही गिरती, और बेड इतना तो ऊंचा था कि सिर तो फूटना पक्का था। उसने ब्लैंकेट के अपना सिर पूरी तरह कवर कर लिया था और ऐसा करते ही उसकी आंखों के सामने पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ सब रिवाइंड पर चलने लगता है। उनका शादी में जाना, सहर जी को हार्ट अटैक आना, अदनान का शादी के लिए हाँ करना, उसका इनकार, फिर अपने अम्मी अब्बू की बातें करना, फिर उसकी मंजूरी, शादी और अब अदनान के कमरे में और उसकी जिंदगी में शिफ्ट होगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है और उसकी जिंदगी अब उसकी रही ही नहीं है। यही सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो धीरे धीरे सिसकने लगती है। नॉर्मली अगर उसकी आंख में एक आंसू भी आता तो पूरे घर वाले फौरन उसे लाड जताना शुरू कर देते थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो जैसे सब बदल गया था, उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई थी और वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अब उसे लग रहा था कि कोई उसके आंसू पोंछने नहीं आएगा और ना वो किसी के अब शिकायतें कर पाएंगी। वो अभी यही सब सोच रही थी कि अंदर अदनान जो कब का हाथ धो चुका था, वो अपने हाथ में बने उन दांतों के निशानों को बस एकटक मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। वो हल्का सा अपनी उंगलियों पर बने उस निशान को अपने होठों से लगाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है शादी नहीं करी मैंने, बल्कि किसी किंडरगार्टन स्टूडेंट को अडॉप्ट किया है। फिर अपना सिर नागवारी में झटककर वो बाथरूम से बाहर आता है, पर बाहर आते ही उसकी आंखें एकदम गुस्से के मारे छोटी हो जाती है जब उसके कानों मदीहा की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती है, ऊपर से जिस तरह वो खुद को ऊपर से नीचे तक कवर कर कर लेटी हुई थी। अदनान को ये तो पता था कि वो इस शादी से हट होगी, उससे नफरत भी करेगी, पर इस तरह यह उसने नहीं सोचा था। पर वो इस बीच ये भूल गया था कि वो उसकी कपकेक है, बेहद सेंसिटिव, और उसने ही उसे बचपन से पैम्पर कर कर ऐसा बनाया है। कहीं ना कहीं वो एक गहरी सांस लेकर उसके जानिब तरफ अपने कदम बढ़ाता है और बिल्कुल उसके पास पहुंचकर उसे घूरने लगता है। मदीहा, जिसे पता था कि अदनान उसे ही घूर रहा है, अपना ब्लैंकेट और ऊपर तक ओढ़ लेती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, जिससे उसकी सिसकारियां सुनाई ना दे रोने के कारण। अदनान कुछ पल उसे देखने के बाद वहां से हटकर बेड पर अपने साइड जाने लगता है। मदीहा हल्का सा ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो अब वो उसके पास मौजूद नहीं था। तभी अचानक लाइट भी बंद हो जाती है जो उसने ही की थी और उसे बेड के दूसरे साइड कोई लेटता हुआ महसूस होता है। यह महसूस कर कर वो और जोर जोर से सिसकने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अदनान उसे मनाएगा। भले ही वो खुद को कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था, पर इस बात का तो उसे पता था कि वो उसे जरूर मनाएगी। पर यहाँ तो वो ऐसे सोने चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मदीहा सिसकते हुए ही अपने मन में सोचती है, अब्बू किस बेल बुद्धि के साथ बांध दिया आपने अपनी बेटी को, यहाँ मैं रो रही हूँ और यह ऐसे सो रहे हैं जैसे कोई मसला नहीं है। या अल्लाह, यह आखिरी पीस बचा था किया मेरे लिए, इन्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मेरे मूड स्विंगर्स से, क्या करूँ मैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। या अल्लाह, और जोर जोर से रोऊं क्या, पर इतना रो लिया अब तो रोना भी नहीं आ रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। और रोऊं भी तो क्यों, मेरे पास तो कोई वजह भी नहीं है। या अल्लाह, मेरे मियाँ को जरा अकल वकल दो कि जब बीवी रोती है तो उसे चुप कराना होता है, चद्दर तान कर सोना नहीं होता। वह इसीलिए आज तक सिंगल है। ये अरे ऊपर वाले ने जरा सुंदर शक्ल और होठ बोड़ी क्या दे दी, ये तो खुद को तुरम खान समझते हैं। क्या देखकर शादी कराए अब्बू ने मेरी, इनसे कहाँ अब्बू कह रहे थे मेरा ख्याल रखेगे, पलकों पर बिठाकर रखेगे, ये तो कमरे में बिठाकर रख ले बहुत है। वो अभी यह सब सोची थी कि तभी उसे अपने ब्लैंकेट में किसी का हाथ महसूस हुआ और वो कुछ रिएक्ट कर पाती उतने में ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींचा और वो ब्लैंकेट सहित सीधा अदनान के सीने से जा लगी। उसकी बैंक अदनान के सीने से लगी हुई थी और अदनान के हाथ उसकी कमर पर थे। यह महसूस कर कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सांसें उन पर तो जैसे फुल स्टॉप लग गया। उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि लेटे होने के बाद भी उसका सिर सिर्फ अदनान के कंधों तक आ रहा था और उसके सिर का पीछे का हिस्सा अदनान के सीने से ही लगा हुआ था। वो एकदम थम सी गई थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, आंखें तो जैसे बाहर आ गई थी और बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी।
अदनान की सांसें उसे अपने कंधों पर महसूस हो रही थी। इस बीच उसका वो कमबख्त दुपट्टा ना जाने कहाँ छूमंतर हो गया था। मदीहा आज तक कभी किसी लड़के के करीब तो क्या, उसने तो किसी से बात तक नहीं की थी, और आज अदनान का इस तरह छूना उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। वही अदनान जिसे बखूबी अंदाजा था कि उसकी छुअन का उसकी बेगम पर क्या असर हो रहा है, वो यह महसूस कर हल्का सा मुस्कुरा देता है और एकदम से उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसके इस मूव पर मदीहा, जो अभी तक हैरान परेशान थी, अब तो जैसे उसके जिस्म से सांसें जुदा होने वाली थी। वो हल्का सा गल्प करते हुए कहती हुए अपने मन में सोचती है, कहीं ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाले मेरे साथ, या अल्लाह, इन्हें क्या हो गया है, ये कहीं मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं करने वाले। मैं क्या करूं अम्मी, मुझे डर लग रहा है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी अदनान हल्का सा और उसके चेहरे पर नजदीक झुकते हुए सरखोशी से कहता है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, अगर यह भी खर्च हो गया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, कैसे संभालूंगा एक बद्दिमाग बच्चे को। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में उसे घूर कर उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देने की कोशिश करती है, पर कहा वो नाजुक सी लड़की, कहा वो पत्थर से सख्त हसीन नौजवान। अदनान उसे ऐसे कोशिश करते देख हल्का सा और झुककर उसकी नाक से अपनी नाक रब कर कहता है, तुम्हारे क्या मेरे बस में भी नहीं है खुद को तुमसे दूर करना, इसलिए कोशिश छोड़ दीजिए बेगम साहिबा। उसके ऐसे नाक टच करने पर मदीहा, जो अभी तक उसकी पकड़ से निकलने से कोशिश कर रही थी, एकदम फ्रीज हो जाती है। अदनान अपनी नजदीकियों का उस पर यह असर देखकर वो उसे और सताते हुए उसके चेहरे पर फूंक मारता है, जिसके एहसास में अपने आप मदीहा की आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। अदनान उसके चेहरे से हल्का सा दूर होकर उसके चेहरे को निहारने लगता है। मदीहा की आंखें अभी भी बंद थी और चेहरे पर घबराहट थी। अदनान कुछ पल उसे निहारने के बाद उससे दूर होकर उसके बगल में लेट जाता है, पर अभी भी उसकी पकड़ उसके कमर पर थी और वो उसके बगल में लेटे उसे निहार रहा था। थोड़ी देर बाद जब मदीहा को महसूस नहीं होता कि कोई उसके ऊपर है, तो वो पहले एक आंख खोलकर देखती है, पर जब उसे कोई नहीं दिखता तो दोनों आंखें खोलकर हैरानी में यहाँ वहाँ देखती है, तो उसे अदनान अपने बगल में अदनान दिखता है, जो एक हाथ से अपने सिर पर टेक लगाए लेटा उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखकर वो फौरन उठकर बैठने को होती है, पर उससे पहले ही अदनान उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, अब बहुत हो गया साइलेंट ट्रीटमेंट, ये बताओ रो क्यों रही थी। मदीहा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, क्योंकि मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे अम्मी की, अब्बू की, सोफिया की, उम्मीद की, सबकी याद आ रही है। ये कहते कहते उसकी आंखें एक बार और नम हो गई थी और अब उसने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो आजाद हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए थककर उसकी बाहों में ही लेटी रही। अदनान हल्का हल्का उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, पर अब तुम्हारा कमरा तो यह है और तुम्हें यहीं रहना है हमेशा मेरे पास, और उन सब की याद क्या आप रही हैं, यही तो है एक फ्लो नीचे। मदीहा मायूस आवाज में, पर मुझे फिर भी आ रही है उनकी याद, और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपको कोई लड़की नहीं मिली तो आपने मुझे फंसवा दिया, अब मेरे दोस्तों को पता चलेगा यूनिवर्सिटी में तो क्या कहूंगी मैं उन्हें कि मेरी शादी एक ओल्ड मैन से हो गई। उसकी बात सुनकर अदनान अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहता है, वेट व्हाट द हेल डू यू मीन बाय ओल्ड मैन। तुम्हारी उस स्टूपिड सी यूनिवर्सिटी में ही जो वो स्टूपिड सी लड़कियां हैं ना मरती है सब मुझ पर, और तुम मुझे ओल्ड मैन बोल रही हो, लाइक सीरियसली। मदीहा चिढ़ते हुए, तो कर लेते ना उन्हीं में से किसी स्टूपिड लड़की से शादी, आपको तो एक लाकर भी दी थी, पर नहीं, आपने तो उस पर कॉफी ही फेंक दी, अब बातें बना रहे हैं, और ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन ही बोलूंगी ना। अदनान चिढ़कर, तुमने जो वो हरकत की थी ना, शुक्र बनाओ कि सिर्फ उस पर कॉफी फेंकी थी, वरना फेंकना तो तुम्हें चाहिए था, वो भी छत से। मदीहा उसकी बाहों से निकलकर गुस्से में उसे घूरकर पास में रखे एक कुशन को उठाकर उसे मारते हुए कहती है, अब आप मुझे मारने की भी धमकियां दे रहे हैं, वाह कितने बड़े गिरगिट है, आप सबके सामने कैसे बच्चा बच्चा कर रहे थे और यहाँ मुझे धमकी दे रहे हैं। उसके ऐसे मारने पर अदनान उसके हाथ से कुशन लेकर एक तरफ फेंकता है और उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर बिठा लेता है। अब पोजीशंस ये थी कि अदनान लेटा हुआ था और मदीहा उसके पेट पर बैठी थी, उसका एक पैर अदनान के एक साइड था और दूसरा दूसरी तरफ, और अदनान ने दूसरे हाथ से उसके हाथ पकड़े हुए थे, वरना हाथों से मारना शुरू कर देती वो। अदनान, क्या कर रही हो, शौहर हूँ तुम्हारा, जरा एहतराम इज्जत तो करो, और ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, अब चलो बहुत देर हो गई, चुपचाप सो जाओ, बहुत हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। इतना कहकर वो उसे अपने ऊपर लेटाकर उसका सिर सहलाने लगता है, पर मदीहा उससे दूर होते हुए उसे घूरकर कहती हैं, मुझे नहीं सोना, आप चाहते हैं कि मैं सो जाऊं, फिर आप मेरी फायदा उठाए हैं ना। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो तुम्हारे जागते हुए भी उठा लेता, जरा सी तो हो तुम, बिद्दी सी क्या कर लोगी।
मदीहा चिढ़कर, क्या मतलब पिद्दी सी, आप ज्यादा बोल रहे हैं अब मैं। इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अदनान उसे अपनी बाहों में भरकर उस पर और खुद पर ब्लैंकेट डाल चुका था और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी बंद आंखें देखकर वो चिढ़कर कहती है, मैं फिर भी आप पर भरोसा नहीं कर सकती, रात में आपका ईमान भटक गया तो। अदनान आंखें बंद करे हुए ही, तो फिर सेक्शन 375 एंड 376 के अंदर मुझे जेल में डलवा देना मैरिटल रेप के लिए। ठीक, अब सो जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा, जो खुद भी इतनी उथल पुथल मचाकर थक गई थी, वो भी चुपचाप आंखें बंद कर कर लेट जाती है। इस बीच उसने दोबारा अदनान की बाहों से निकलने की कोशिश नहीं करी थी। वही कुछ देर बाद जब अदनान अपनी आंखें खोलकर देखता तो उसकी नजर उसके सीने से सिर लगाए उससे चिपक कर सो रही मदीहा पर शादी है और उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, लगता है सारी जिंदगी बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। फिर हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमकर कहता है, काश तुम्हें बात पता कि जब हमारा सबसे खूबसूरत ख्वाब मुकम्मल होता है तो कैसा लगता है, मगर अभी तुम इतनी स्टूपिड हो कि कुछ बताने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हें अपनी इस कदर आदत लगा दूंगा कि मेरे बिना रहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए। इतना कहकर वो उसे खुद के और करीब कर लेता है और निहारने लगता है। जारी है। शादी के दूसरे दिन की सुबह सोफिया के कमरे में ही आज यास्मीन भी उसके साथ सो रही थी, पर सोफिया को नींद ही नहीं आ रही थी, उसे सिर्फ मदीहा की फिक्र हो रही थी। जब बहुत देर तक उसे चैन नहीं मिला और बेचैनी होने लगी तो वो उठकर बाहर की तरफ चली जाती है। अभी रात के 12:30 हो रहे थे। वो कमरे से बाहर आकर उसी फ्लोर पर साइड में बनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ से पूरा गार्डन दिख रहा था। ऐसी ही एक बालकनी 3rd फ्लोर पर भी मौजूद थी, पर वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं था क्योंकि वो अदनान का पोर्शन था। वो वही खड़ी लंबी और गहरी सांसें लेकर खुद को शांत कर रही थी। तभी अजहन, जो किसी क्लाइंट से बात कर कर अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था, उसकी नजर उस पर जाती है। औरत वो उसके पास आकर थोड़ी दूरी पर रेलिंग से टिककर ही खड़ा हो जाता है। पर सोफिया किसी बात में इतना खोई थी कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं अजहन को जब लगा कि वो उसे देखेंगी ही नहीं तो उसने बेहद नर्म लहजे में कहा, यहाँ क्या कर रही हो। उसकी आवाज सुनकर सोफिया पहले तो डर गई, फिर जब उसे अजहन को अपने पास खड़ा देख एक चैन ही सांस लेकर कहती हैं, आप डरा दिया आपने मुझे। अजहर हल्का सा मुस्कुराकर, आप ऐसा क्या सोच रही हैं जो इतना खो चुकी हैं कि मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया जाना सकता हूँ। सोफिया, कुछ नहीं, बस मदीहा के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसकी और भाई की शादी कराकर इतनी भोली सी है, वो उतनी ही सेंसिटिव भी, ऊपर से भाई कितने स्ट्रिक्ट है और उतने ही डोमिनेंट भी, कहीं इन सब में मदीहा के साथ कुछ बुरा ना हो। अजहर उसे ऐसे परेशान देखकर पूछता है, बहुत फिक्र है तुम्हें मदीहा की? बहुत खास है ना तुम्हारे लिए? उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती हैं, हाँ बहुत स्पेशल है मेरे लिए, वो आपको पता है मैं हमेशा से ही बहुत कंसर्व टाइप की हूँ, जो घर वाले कहते हैं वही कर देती हूँ, फिर चाहे वो पसंद है या ना हो। पर जब से मदीहा आई और वो समझदार होने लगी, उसने मेरे हक के लिए लड़ना शुरू किया। एक बार ना जब मैं 12 साल की थी तब मेरी स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई थी और जब मैं घर आई तो सबने मुझे बहुत डांटा। मैंने सबको बोला कि मेरी गलती नहीं थी, उस दूसरे बच्चे ने मेरी बुक फाड़ी थी, पर किसी ने मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करा। पर आपको पता है उसने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरे लिए सब घर वालों से लड़ी और दूसरे दिन उन बच्चे को भी खूब पिटा था। ये सब बताते हुए उसकी आंखें नम थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अजहर, जो उसके इमोशंस समझ रहा था, हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वो भी बहुत केयर करती हैं तुम्हारी और उतनी ही फिक्र भी करती हैं। सोफिया, जानती हूँ, पर बात यहाँ मेरी और उसकी नहीं है, बात भाई की और उसकी है। अजहर, भाई से बेहतर कोई नहीं हो सकता मदीहा के लिए, वो बहुत हिफाजत और मोहब्बत से रखेंगे उसे और इस बात का गवाह वक्त खुद होगा। मैंने देखा है उन्हें बचपन से, उनकी तो जिंदगी भी उसके आसपास ही घूमती है, बहुत मोहब्बत करते हैं वो उससे। उनकी बात सुनकर सोफिया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उसे यह नहीं पता था कि उसका भाई मदीहा से मोहब्बत करता है। उसे लगा था कि शायद वो उससे शादी कर कर इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा हो, पर यहाँ तो कोई और ही मांझरा था। अजहर उसे ऐसे हैरान देखकर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है और उसके गाल पर हाथ रखकर बेहद प्यार से कहता है, जितनी मोहब्बत तुम्हारे और मेरे समझ में आती है ना, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत भाई करते हैं उससे, और वो भी आज से नहीं,
बल्कि तब से जब से वो इस दुनिया में आई नहीं थी। और तुम्हें पता है ना भाई, शुरू से ऐसे नहीं है, उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया है सोफिया। हम सब तो उन्हें भूल गए, पर भाई की जिंदगी अभी भी वही थमी हुई है। तुम्हें ये भी पता है कि भाई लोअर क्यों बने, और अब अगर उन्हें कोई उनके दर्द से बाहर निकाल सकता है तो वो मदीहा ही है। हाँ मुझे पता है, थोड़ी नासमझ है, थोड़ी शैतान है और भाई से छोटी है, पर बहुत मासूम है, वो सब समझती है। अभी थोड़ी नाराज है पर वक्त के साथ संभल जाएंगी। सोफिया जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी थोड़ा सा मुस्कुराती है, पर उसके चेहरे पर मायूसी जरूर थी। उसे ऐसे देखकर अदनान हल्का सा शरारत से मुस्कुरा कर कहता है, वैसे अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई, अब तुम जरा उससे दूर रहना सीख लो, वरना पता चले हमारी वेडिंग नाइट पर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी जरूरत महसूस हो। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा शर्मा कर उसे देखती हैं और उससे दूर होकर झेपते हुए कहती है, वह वो मुझे नींद आ रही है। अजहर उसे ऐसे देखकर कहता है, मैंने पकड़कर तो नहीं रखा है, यू आर फ्री टू गो। उसकी बात सुनकर सोफिया तुरंत वहां से भाग जाती है और कमरे में जाकर अपने बेड पर लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लगती है। इधर अजहन कुछ देर तक उसके कमरे के दरवाजे को देखता है और फिर खुद अपने कमरे की तरफ मुस्कुराते हुए चला जाता है। रात गहरी होती जा रही थी। नवंबर के इस शुरू के दिनों में रातें अलग ही ठंडी और गहरी होती है। अदनान अभी भी अपनी आगोश में लिपटी उस नादान मल्लिका को निहार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने आंखें खोली तो वो गायब हो जाएंगी। पिछले 3 दिनों से वो सोया नहीं था और ना ही कुछ खाया था। अभी भी उसने सिर्फ मदीहा को खाना खिलाया था पर खुद कुछ नहीं खाया था, और मदीहा ने इस बात पर खासा ध्यान नहीं दिया। वो हल्का सा झुककर उसके दाएं गाल को नरमी से चूमता है, फिर हल्का सा दूर होकर वापस झुककर उसके बाएं गाल को चूमता है, फिर माथे को, फिर उसकी बंद आंखों को, नाक को, चिन को, सब जगह। वो ये पिछले 1 घंटे में जिस दौरान वो सो रही थी कहीं बार कर चुका था। उसका बस चले रहा था कि उसे अभी खुद से दूर करे ही ना, बल्कि उसे और अपने नजदीक करता जाए। वो तो गनीमत है कि मदीहा सो रही थी, वरना अगर जागती होती तो उसकी इस छुआ के ना जाने कितने गलत मतलब निकाला चुकी होती। रात के ना जाने किस पहर वो उसे निहारते हुए ही सो गया, पर रोने के बाद भी उसकी पकड़ उस पर आजाद नहीं हुई। सुबह 6 बजे मदीहा की आंख खुली तो अदनान उसे अपनी बाहों के घेरे में भरेन पेंट के बल अभी भी सो रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर जैसे पिछले कुछ घंटों की चीजें उसकी आंखों के सामने रिमांड हुई और उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने अपनी कमर से अदनान के हाथों बड़ी मुश्किल से आजाद किया और उससे दूर होकर उठकर बैठते ही उसे घूरा। अदनान इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था। उसके माथे पर उसके बाल आए हुए थे और वो बड़े सुकून से सो रहा था। वहीं मदीहा का ध्यान उसकी मासूमियत पर था ही नहीं, वो तो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अगर एक कत्ल की इजाजत होती तो वो उसका ही कत्ल कर देती। उसे ऐसे घूरते हुए ही वो खुद से कहती है, आपको अभी माफ नहीं करूंगी मैं, जो ज्यादती आपने मेरे साथ की है ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेगा, पर आपको आपके ही गेम में फंसाया। नहीं तो मेरा नाम भी मदीहा सिद्दीकी नहीं, बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का। अब आपकी जिंदगी जहन्नुम ना बनाई तो कहिएगा, आपको इतना परेशान करूंगी कि खुद 6 महीनों में तलाकनामा अपने हाथों से साइन कर देंगे, मुझे देखिएगा। इतना कहकर वो एक नजर उसे और घूर कर वहां से चली जाती है। अब उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी फीलिंग्स और उसकी जिंदगी दोनों ही 180 डिग्री बदलने वाली है। वो उचकते कूदते नीचे आती हैं तो सभी लगभग हॉल में बैठे थे सिवाय बच्चों के। सिद्दीकी हवेली का रूल था, सब बड़े जल्दी सुबह 5 बजे ही उठ जाया करते थे। नाजिया जी जो सबको चाय दे रही थी, जब उनकी नजर उचकते कूदते सीढ़ियों से उतर रही मदीहा पर नजर जाती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हैरान परेशान स्वर में बोलती हैं, या अल्लाह, ये लड़की। उनके कहने पर सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो उनका भी कुछ यही हाल था। तब तक मदीहा भी उनके पास आ चुकी थी। नाजिया जी उस पर बरसाते हुए, यह क्या तरीका है मदीहा। मदीहा आराम से सोफे पर सुकड़कर बैठते हुए जमाई लेकर नींद भरी आंखों के साथ कहती हैं, क्या है अम्मी, क्या कर दिया, अब मैंने क्यों बरस रही हैं। उसके इस बेतकल्लुफी भरेन अंदाज पर नाजिया जी का पारा कुछ और गर्म हुआ और वो उसे घूरते हुए कहती है, नहीं नवेली दुल्हन हो तुम, और यह क्या हुलिया लेकर बाहर आ गई हो। बालों का घोंसला बनाया हुआ है, हाथों में चूड़ियां नहीं है, ना कोई ज्वेलरी है, मुंह भी धोया है तुमने, मां नहीं। मदीहा चिढ़कर, अम्मी शादी हो गई कल, अब क्या सजी संवरी रहूं 24 घंटे, और यह मेरा घर है अम्मी, रोज ऐसे ही तो रहती हूँ। शिफा जी जिन्हें बात बिगड़ते महसूस होती है वो माहौल संभालते हुए मदीहा के पास जाकर प्यार से उसे पुचकारते हुए कहती है, अरे नाजिया, क्यों सता रही हो मेरी बच्ची को। नाजिया जी, भाभी तेवर देखिए अपनी बहू के, मैं पता रही हूँ, 2 मैं लगाती हूँ इसे, 2 आप लगाए। इतना कहकर वो उसे मारने के लिए बड़ी ही थी कि सहीर जी जरा गंभीर रूप में कहते हैं, अरे क्या कर रही हो नाजिया, मारोगी अब जवान बच्ची को, खबरदार, जो तुमने गुस्सा किया हमारी सोनचिड़िया पर।
सबको अपने पक्ष में देखकर मदीहा और मासूम बनकर शिफाजी के आंचल में छिपते हुए कहती है, ताई अम्मी देखिए ना, फालतू में चिल्ला रही है, कुछ किया भी नहीं है मैंने। शिफा जी उसे अपने आंचल में और छिपाते नाजिया जी को लगभग डांटते हुए कहती है, नाजिया खबरदार, अगर मेरी बहू को कुछ कहा तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कितनी छोटी है अभी वो, जरा देख कर तो बात किया करो, कल ही बुखार से उठी है और तुम हो कि दाना पानी लेकर चढ़ गई हो। फिर मदीहा को देखकर प्यार, बच्चा तुम इतनी जल्दी उठकर क्यों आई और अदनान कहाँ है? मदीहा, ताए अम्मी वो तो सो रहे हैं, पर मैं अच्छी बच्ची हूँ ना आपकी, इसलिए जल्दी उठ गई। उसकी बात सुनकर सबको हैरानी होती है क्योंकि अदनान जल्दी उठने वालों में से था। वो हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाता था, चाहे फिर कभी भी सोए। इधर अदनान के कमरे में अदनान नींद से जागा तो आंखें बंद करे हुए ही उसने अपना हाथ घुमाकर मदीहा को ढूंढने की कोशिश करी, पर बेड खाली था। यह महसूस कर उसने फौरन आंखें खोली, पर बेड खाली था। यह महसूस कर एक पल को तो उसका दिल घबरा गया कि कहीं जो कल हुआ वो कोई हसीन सपना तो नहीं, पर अगले ही पल बिस्तर पर बनी सिलवटें देखकर उसे कुछ चैन आया, जो यह चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ भी उसका भ्रम नहीं है बल्कि हकीकत अमल हैं। वो फौरन उठकर बैठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा, तभी कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसका हुलिया इतना बिखरा हुआ था कि अगर वो ऐसे नीचे जाता तो एक नया मुद्दा ना खड़ा हो जाता। अब भाई उसे क्या पता कि उसकी कपकेक तो पहले ही नीचे जाके बहसबाजी में बिजी जो चुकी हैं। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने कपड़े नहीं बदले थे, पर अब उसका हुलिया कुछ संभला हुआ था। वो टोवेल को वही पटककर नीचे की तरफ चला जाता है। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका ध्यान चारों तरफ था, वो किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर होल में शिफाजी के सीने से लगी मदीहा पर गई, जिस पर नाजिया जी बिना मौसम बुरी तरह बरस रही थी और पूरे घरवाले उसी के पक्ष में खड़े थे, पर आज तो नाजिया जी भी जैसे रोल में थी। अदनान ये देखकर एक गहरी सांस लेता है और नीचे आता है तो नाजिया जी, जिनका ध्यान अभी तक मदीहा को डांटने में था, उनके तेवर तुरंत बदल जाते हैं और वो बेहद प्यार से उसके पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, अरे उठ गए तुम, थोड़ा और सो जाते बेटा। उन्हें अदनान से इतने प्यार से बात करता देख मदीहा की आंखें छोटी हो जाती है, मतलब हद है, इतनी नाइंसाफी कहाँ। उसकी अम्मी उसे दूध में गिरी मक्खी की तरफ डायलॉग सुना रही थी और कहा अदनान को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो तो रसमलाई हो। वो गुस्से में सोफे से उठकर उनके पास जाती है तो उसकी नजर अदनान के हुलिये पर जाती है और वो गुस्से में नाजिया जी से कहती हैं, ये भी तो आ गए हैं ऐसे ही उठकर, यह भी तो नए नवेले दूल्हे हैं, इन्हें नहीं कहेंगी आपकी यह इतने सज संवर कर क्यों नहीं आए जाए, इनसे भी कहिए कि यह शेरवानी पहन कर आए, जब मैं कल की दुल्हन हूँ तो ये भी तो कल के दूल्हा है। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं और नाजिया जी सोच रही थी कि क्या किया है उन्होंने जो अल्लाह ने उन्हें इस नमूनी औलाद से नवाजा है। वो गुस्से में उसे घूर कर कहती हैं, हद होती है, इतनी पागलपन वाली बातें सिर्फ तुम ही कर सकती हो, हुलिया देखो अपना फिर कुछ कहना। उनके ये कहने पर अदनान का ध्यान भी मदीहा पर जाता है और उसका ऐसे बिखरा हुआ हुलिया देख उसकी आंखें एकदम सख्त हो जाती है। पर वो यहाँ उस पर गुस्सा कर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। पहले की बात और थी, पर अब वो उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत थी, इसलिए वो अपना गुस्सा शांत कर नाजिया जी से कहता है, चाची वो उसके कपड़े उसे पता नहीं था कहाँ रखे हैं, इसलिए। अदनान को मदीहा की यूं तरफदारी करते देख नाजिया जी के साथ साथ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहते हैं, अगर शौहर चाहे तो सिर पर बिठाकर रखे और अगर चाहे तो महफिलों में बदनाम करें, और यकीनन अदनान ने उसे इज्जत से नवाजना चुना था। शिफा जी, बस सुन लिया तुमने, नाजिया उसे पता ही नहीं था कपड़े कहाँ थे और तुम चढ़ गई पानी लाना लेकर। अदनान बेटा ले जाओ इसे, ऊपर में आती हूँ, थोड़ी देर में कपड़े निकाल दूंगी। उनकी बात सुनकर अदनान हाँ में सिर हिलाकर मदीहा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगता है, पर उसकी पकड़ से मदीहा को अंदाजा हो गया था कि एक नया क्लेश उसका इंतजार कर रहा है। जरी हाँ, रोमांचक अदनान अदनान मदीहा को वहां से ले गया था, पर नाजिया जी अभी भी मुस्कुराते हुए साथियों की तरफ ही देख रही थी। उन्हें ऐसे देखकर शिफा जी कहती है, क्या देख रही हो नाजिया? नाजिया जी हल्का सा मुस्कुरा कर, देख रही हूँ कि कैसे मेरे दामाद ने मेरी बेटी की तरफदारी करी है। उनकी बात सुनकर शिफा जी भी हल्का सा मुस्कुराकर इठलाते हुए कहती हैं, बेटा किसका है? उनकी बात सुनकर नाजिया जी ब मुस्कुरा देती है। इधर अदनान मदीहा को खींचते हुए कमरे में लाता है और कमरे का गेट बंद कर उसे गेट से लगाते हुए ही उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर बुरी तरह घूरते लगता है। उसकी इन नजरों से मदीहा बुरी तरह डर रही थी, पर फिर भी टूटे फूटे शब्दों में कहती है, क्या है? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अदनान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, शुक्र बनाओ सिर्फ घूर रहा हूँ, दिल तो चाह रहा है हाथ पैर तोड़ दूं। कितनी बार कहा है मैंने, ऐसे बिखरा हुलिया लेकर कमरे से बाहर ना निकला करो, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा?
उसकी बात सुनकर मदीहा अपने गले के चारों तरफ देखती हैं पर वहां दुपट्टा नहीं था। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है जहां उसका दुपट्टा बिखरा पड़ा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि वो दुपट्टा उड़कर नीचे नहीं गई थी, जिसे महसूस कर कर उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती है। अदनान उसे ऐसे शर्मिंदा देख फिर अपनी सख्त आवाज में कहता है, जान सकता हूँ इस गुस्ताखी की वजह की ऐसा कौन सा मुल्क के हित में आपको कानून साइन करना था जो आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आप कैसे और किस हुलिये में नीचे जा रही है। उसके मुंह से आप सुनकर मदीहा समझ गई कि उससे गलती हुई है, क्योंकि जब भी वो गलती करती थी और अदनान उस पर गुस्सा करता था तो वो उसे आप ही कहता था। किसी और घर में शायद बिना दुपट्टे के बाहर जाना इतना बड़ा मसला ना होता, पर सिद्दीकी हाउस में था, क्योंकि यहाँ घर के मर्दों को औरतों की इज्जत करना और नजरें झुकाने के साथ साथ औरतों को पर्दे और हया में रहना भी सिखाया गया था। पर ऐसा नहीं था कि घर की औरतों को किसी चीज की आज़ादी नहीं थी, उन्हें हर चीज की आज़ादी थी, पढ़ने की, सपने देखने की, पर इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर, और यह सिर्फ औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी था। मदीहा को अपने सामने इस तरह सिर नीचे झुकाए खामोश देखकर अदनान और इरिटेट होने लगता है। वो दोबारा उससे जरा तेज आवाज में कहता है, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि अपने हुलिये का ध्यान रखा करो। मदीहा मायूसी से वो भूल गई थी मैं। अदनान उसकी बेतकल्लुफी पर और भड़कते हुए कहता है, बाकी काम तो नहीं भूलती तुम, फिर काम की बात कैसे भूल जाती हो हर दफा। मदीहा जो इतनी देर से उसकी डांट सुन रही थी चिढ़कर कहती है, हो गई गलती तो हो गई, अब क्या सजाएं मौत सुनाएंगे मुझे, और आप होते कौन हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले। मैं कोई डरती वर्ती नहीं हूँ आपसे, इसलिए आप मुझे ऐसे। वो कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही अदनान उसके दोनों हाथों उसकी पीठ से लगाकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर लेता है। इस वक्त वो दोनों इतने करीब था कि दोनों की नाकें बिल्कुल टच कर रही थी। इट इज लाइक वॉर ऑफ नोजेस। मदीहा तो बेचारी उसके ऐसे करीब करने पर एकदम घबरा गई, और उसे ऐसे देखकर अदनान हल्का सा तल्खी से मुस्कुराते हुए उसके कान के पास झुककर कहता है, और बताऊं क्या हक है, पर ट्रस्ट मी अगर इससे आगे बताने पर आया तो तुम फिर सीधा डिनर तक ही नीचे जा पाओगी, वो भी ठीक से चलकर नहीं। उम्मीद है इतनी बेवकूफ नहीं होगी जो तुम्हें ये समझ ना आया हो। हम मदीहा को उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छा से समझ आ रही थी। वो कुछ कहने के स्टेट में नहीं थी और आज पहली बार उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अदनान मदीहा को एक लुक देकर छोड़ देता है और दरवाजा खोलने लगता है। तब तक मदीहा भी अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है। शिफा जी अंदर आकर मदीहा और अदनान को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों अभी तक वैसे ही हो, कुछ हुलिया सुधार लेते, क्या कर रहे थे ऐसा। अदनान मदीहा को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं अम्मी, कपकेक को समझा रहा था, ऐसे उलझा हुआ बनकर नीचे नहीं जाते। शिफा जी अच्छा समझा दिया। अदनान वैसे ही हल्का सा शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ थियोरेटिकल तो समझा दिया है, जरूरत पड़ी तो प्रैक्टिकल कर कर भी समझा देंगे। उसकी बात सुनकर शिफा जी को तो कुछ समझ नहीं आता, पर मदीहा पूरी शर्म से और गुस्से से लाल हो गई थी। शिफा जी बेटा तुझे अपने ऑफिस जाना है आज। अदनान जी अम्मी इम्पोर्टेंट काम है कुछ। शिफा जी कुछ सोचकर, ठीक है फिर तू एक काम कर, अपने कपड़े लेकर गेस्ट रूम में चले जा और आज वहां तैयार हो जाना, क्योंकि मुझे मदीहा को तैयार करना है ना। उनकी बात सुनकर अदनान हाँ कहता है तो शिफा जी मदीहा के कपड़े निकालने अलमारी की तरफ चली जाती है, और उनके जाते ही अदनान फौरन मदीहा के नजदीक जाकर उस कमर से पकड़कर अपने करीब कर अपनी सख्त आवाज में कहता है, खबरदार जो कोई नया मसला खड़ा किया तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। मदीहा उसकी पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश करते हुए, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर हल्का सा दोबारा उस पर झुककर उसके गाल को अपनी टंग से लिक करते हुए बेहद सरखोशी से कहता है, मन कर रहा है खा जाऊं तुम्हें अभी के अभी, पर अफसोस यू आर टू यंग फॉर दैट राइट नाउ। उसकी टंग को अपने गाल पर फील कर मदीहा कांप जाती है और अपने आप उसकी आंखें बंद हो जाती है, पर तभी उसने कानों में क्लोजेट रूम से शिफा जी की आवाज आती है, जो कह रही थी, मदीहा बेटा यहाँ आना। उनकी आवाज सुनकर मदीहा फौरन होश में आती है और पूरी ताकत से अदनान को धक्का देकर गुस्से में कहती है, जंगली, और उसे एक खतरनाक लुक देकर वहां से भाग जाती है। वहीं अदनान उसे जाते हुए देखकर बेहद दिलकश मुस्कान के साथ खुद से कहता है, अपनी कुर्बत नजदीकी से तुम्हें इतना पागल कर दूंगा कि यह जो नाराजगी और नफरत का रंग ओढ़े घूम रही हो, सबकी सब मेरी मोहब्बत के रंग में रंग जाएगा और मेरे इश्क की गवाही तुम खुद दोगी। फिर एक नजर क्लोजेट रूम की तरफ देखकर जहां मदीहा गई थी वहां से चला जाता है। इधर शिफा जी भी मदीहा के लिए कपड़े और बाकी चीजें निकालकर उसे सब समझाकर वहां से चली जाती है।
और मदीहा भी कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली जाती है, पर बाथरूम में आकर वो जैसे ही आईने के सामने खड़ी होती है उसे वही सब याद आने लगता है जो अदनान ने थोड़ी देर पहले करा था और उसके गाल दोबारा लाल होने लगते हैं। पर तभी वो फौरन अपने होश में आकर कहती हैं, यह क्या हो रहा है मुझे? वो पागल आदमी मेरे सिर पर भी सवाल होने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, कहीं उन्होंने मुझ पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, ये कोई कलर्स या स्टार प्लस का स्टूपिड शो थोड़ी है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यह इनकी पर्सनालिटी में 180 डिग्री का अनएक्सपेक्टेड चेंज कहाँ से आ गया। कहीं इनके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं चल रहा? हाँ जरूर, इनके दिमाग में कोई साजिश चल रही है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो पता चले चिड़िया छुप गई खेत और मैं बैठी रहूं। मुझे ही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में बाथटब से पानी गिरने की आवाज आती है और वो अपना ध्यान झटक कर नहाने चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसने एक वाइन कलर का लॉन्ग फ्रॉक विथ प्लाजो पहना हुआ था, जिसका दुपट्टा भी उसी रंग का था। उस पर जगह जगह ग्लिटरी स्टोन्स लगे हुए थे और एक नई नवेली दुल्हन के हिसाब से वो ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट थी। नहाकर आने की वजह से वो काफी फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। वो बाल पोंछते हुए बाहर आई और टॉवल को वही टेबल पर रखकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर तैयार होने लगी। पहले उसने बाल ड्राई करे, फिर अपने गले में एक पतली सी सोने की चेन पहनी, कानों में छोटे से डायमंड इयररिंग्स, हाथों में हीरे के कड़े, आंखों में काजल और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। वैसे उसे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं था, पर अभी शिफाजी उसे कहकर गई थी कि उसे तैयार होकर आना है और वो नाजिया जी की बात काट सकती थी पर शिफाजी की नहीं। वो पूरी तरह तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो नीचे की तरफ जाने लगी तो रास्ते में ही उसे सोफिया और यास्मीन मिल गए जो अदनान के कमरे के बाहर की चक्कर लगा रहे थे। अंदर जाना तो अलाउड था नहीं। उसे ऐसे सजी संवरी देख यास्मीन चमकती आंखों के साथ कहती हैं, वह क्या लग रही हो? सोफिया मुस्कुराते हुए, सच में बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। मदीहा चिढ़कर, क्या सुंदर, मुझे तो लग रहा है मुझे बंदरिया बना दिया है। इतना सज संवर कर घूमो, मतलब हद है। शादी नहीं हो गई, फांसी का फंदा हो गया है। उसकी बातें सुनकर वो दोनों हंस देती है। तभी सोफिया कहती है, चलो नीचे चलते हैं। मदीहा उन दोनों के हाथ नीचे आती हैं तो सब वही मौजूद थे। आज संडे था, किसी को कहीं नहीं जाना था सिवाय अदनान के। वो आता देख शिफाजी उसके पास जाकर प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहती है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। बाकी सब भी उसकी तारीफ करते हैं, वो यकीनन खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां अदनान आता है जिसके हाथ में टाई थी। वो अभी अभी हॉल में आया था, पर जैसे ही उसकी नजर मदीहा पर जाती है उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं। वैसे तो वो उसे हमेशा ही खूबसूरत लगती थी, पर आज बात कुछ अलग थी। अदनान बस एकटक उसे निहार रहा था। तभी शिफाजी का ध्यान उस पर जाता है और वो कहती हैं, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, गया नहीं अभी तक? उनकी आवाज सुनकर वो जैसे होश में आता है और मदीहा की तरफ बढ़कर अपनी टाई उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बेगम टाई बांध दीजिए। उसने ये सबके सामने कहा था। जो सुनकर मदीहा शर्म और गुस्से से उसकी तरफ देखती है। वहीं अदनान को किसी की कोई परवाह नहीं थी, उसका ध्यान सिर्फ मदीहा पर था और बाकी सबका उन दोनों पर। यास्मीन हल्का सा मुस्कुराकर, हाउ रोमांटिक, दिल दिल दिल। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और मदीहा घूरकर उसे देखती है। शिफाजी मदीहा को देखकर प्यार से, बांध दो बेटा, उसे देर हो रही है। उनके कहने पर मदीहा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अदनान के हाथ से टाई लेकर अदनान को एक नजर घूरकर टाई बांधने की कोशिश करती है, पर बेचारी कहाँ पिद्दी सी थी, वो अदनान के कंधों तक तो बड़ी मुश्किल से आती थी, टाई कहाँ से बांध पाती। वो आंखों के इशारे से ही उसे हल्का सा झुकने को कहती है, पर मजाल है जो वो उसे सुन लेता। वो तो उसके इशारों को बड़ी बेतकल्लुफी से इग्नोर कर रहा था और तन कर खड़ा हो गया था। बाकी घर वाले भी सब नोटिस कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, किसी से कोई मतलब ना रखने वाला बेहद संजीदा अदनान आज किसी को सता भी रहा था। जब मदीहा चिढ़ जाती है तो टाई शिफाजी के हाथ में पकड़ाकर कहती है, ताई अम्मी मुझसे नहीं हो रहा, आप ही कर दीजिए। उसकी बात सुनकर शिफाजी कुछ कहती उससे पहले ही अदनान अपनी गहरी आवाज में कहता है, अम्मी इनसे कह दीजिए मैं सिर्फ अपनी बेगम से टाई बन जाऊंगा। मदीहा चिढ़कर, अम्मी इनसे कहिए आज ये बिना टाई के जाएं फिर। शिफाजी उनकी कोल्ड वॉर समझते हुए कहती है, मदीहा बेटा बांध दो ना, एक काम करो सोफे पर चढ़ जाओ, हाइट बराबर हो जाएगी। उनके कहने पर मदीहा कुछ सोचकर फौरन सोफे पर चढ़ जाती हैं और अदनान को उंगली से अपने पास आने का इशारा करती है तो उसकी इस हरकत पर सब मुस्कुरा देते हैं और अदनान भी हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। मदीहा अब आराम से उसकी हाइट के बराबर आ रही थी, इसलिए वो बड़े ध्यान से उसकी टाई बांधती है। ये वो पहली बार नहीं कर रही थी, इसलिए उसे पता था।
टाई बांधने के बाद अदनान हल्का का झुकते ही सबके सामने ही उसके माथे पर प्यार से चूमकर टेबल पर रखी अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से निकल जाता है। इधर मदीहा वही खड़ी की खड़ी रह जाती है। बाकी घरवाले भी उसे ही देख रहे थे और वो शर्म के पारे अपनी नजरें झुकाए सोफे से उतरती हैं और सबसे नजरें चुराते हुए तेजी से वहां से चली जाती है। इस बीच वो अदनान को मन ही मन खूब कोस रही थी। इधर सोफिया जो मुंह फाड़े सब कुछ देख रही थी, उसे नहीं पता था उसका भाई इतना रोमांटिक है। वो हैरान होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था भाई इतने रोमांटिक है। उसकी तरफ बाकी सभी है राधे अदनान का ये वर्जन सब ने पहली बार ही देखा था। जारी है। मदीहा ने किया किचन में धमाका। अदनान की कार उसके बड़े से ऑफिस के सामने आकर रुकी। वो कार से बड़े रोब के साथ उतरकर कीज पास खड़े गार्ड की तरफ उछालकर उसे कार पार्क करने का इशारा कर अंदर चला गया। उसके अंदर आते ही वहां मौजूद जूनियर लॉयर्स ने उसे गुड मॉर्निंग विश करना शुरू कर दिया, पर उसने बिना किसी पर ध्यान दिए अपने हाथ के इशारे से सबको वापस बैठने का इशारा कर वहां से सीधा लिफ्ट में चला गया जो उसकी पर्सनल थी। अदनान के अंडर कई सारे जूनियर लॉयर्स प्रैक्टिस करते थे। उसके अंदर प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत हाई स्कोर अचीव करना पड़ता है तब जाकर उसके अंडर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। बड़े बड़े लोअर का भी सिर्फ ये सपना होता था कि वो बस एक बार अदनान को केस लड़ते देख ले। उसके कोर्ट रूम में बात करने का तरीका इतना यूनिक और कॉन्फिडेंट होता कि कोई बस देखता रह जाए। ऊपर से उसकी वो डोमिनेट पर्सनैलिटी ऑफ माशाल्लाह। ऑफिस में जो अब तक चहल पहल थी, अब अदनान के आते ही एकदम शांति छा गई थी और सबकी सब सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे थे। इधर अदनान की लिफ्ट 10 फ्लोर पर आकर रुकी तो वो सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये फ्लोर सिर्फ अदनान का था, यहाँ उसके असिस्टेंट जेड के अलावा किसी को आना अलाउड नहीं था। हाँ, कबीर जरूर यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरफ आ जाता था। अदनान फ्लोर के लास्ट में बने एक बड़े से दरवाजे के आगे आकर रुकता है, जहां साइड में एक गोल्डन नेम प्लेट लगी थी जिस पर बड़े स्टाइल में लिखा था, सीनियर प्रोसिक्यूटर एडवोकेट अदनान सिद्दीकी। अदनान एक गहरी सांस लेकर सीधा अंदर चला जाता है। यह अदनान का ऑफिस था जो कि बहुत एस्थेटिक और खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ऑफिस इतना बड़ा था कि कोई देखे तो हैरान हो जाए। वहाँ एक दीवार पर बड़ी सी बुक शेल्फ एडजस्ट की हुई थी जिसमें कम से कम 1000 किताबों से ज्यादा किताबें रखी होगी, वो भी खूब मोटी मोटी। और भी कुछ इंडोर प्लांट्स, 4 पत्ती तिपतिया घास लगे थे। बीचों बीच एक बड़ा सा स्टाइलिश वुडन टेबल रखा था और एक बड़ी सी किंग रोटेटिंग चेयर रखी थी। टेबल पर भी बहुत हा सामान बड़े सलीके से सजाया हुआ था और वो जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमरे की दीवारों पर कई पेंटिंग और बहुत कुछ रखा हुआ था और वहां रखा हर एक सामान लाखों करोड़ों का था। अदनान अपना ब्लेजर उतारकर अपनी चेयर के पीछे रखता है और खुद चेयर पर बैठकर अपनी स्लीव्स फोल्ड कर अपना लैपटॉप ओपन करता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर नोक करता है तो वो बिना ध्यान दिए अपनी गहरी आवाज में कहता है, कम इन। उसकी परमिशन मिलने पर अदनान का असिस्टेंट जैद अंदर आता है। जैद एक 24-25 साल का बेहद क्यूट सा लड़का था। उसने अपनी इंटर्नशिप 2 साल पहले ही खत्म कर ली थी, पर अदनान के साथ काम कर उसे जितना इम्प्रूवमेंट फील हो रहा था उतना कहीं और फील नहीं हो रहा था, इसलिए उसने यही उसका असिस्टेंट बनना चूज किया। और जितनी सैलरी और फेम उसे यहाँ मिल रही थी वो कहीं और फैमिली लोअर बनकर नहीं मिलती। अदनान अपने लैपटॉप पर ही उंगलियां चलाते हुए बिना जैद की तरफ देखे पूछता है, एनी अपडेट। जैद उसकी बात सुनकर सिर झुकाए हुए ही कहता है, सर वो कुछ पता नहीं चला। यह एक 12 साल पुराना केस है जो कि क्लोज हो गया था। हमने कोशिश की पता लगाने की पर कुछ पता नहीं चला। पुलिस इंक्वायरी फाइल भी हमारे पास है पर उसमें बस इतना लिखा है कि यह एक एक्सीडेंट था। उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वो ड्राइव कर रहे थे, सामने से ट्रक आया और वो वक्त रहते ब्रेक नहीं लगा पाए। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में कहता है, वो ड्रिंक नहीं करते थे और यह बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एक काम करो, उनके जितने भी दुश्मन थे सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। जैद पर सर वो तो खुद बहुत बड़े लॉयर थे, उनके तो बहुत दुश्मन होंगे, सबके बारे में पता लगाना तो शायद पॉसिबल नहीं है। अदनान उसे घूरते हुए, मैंने तुमसे पूछा नहीं है और ना ही तुम्हारी राय ली है। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है और मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन सभी लोगों की लिस्ट और डिटेल चाहिए, नाउ लीव। अदनान उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है और अदनान एक गहरी सांस लेकर वापस अपना काम करने लगता है। यहाँ किसकी बात हो रही है यह आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा। अदनान अभी अपना काम कर ही रहा था कि एक बार और दरवाजा खुला और कोई अंदर आया, पर अदनान ने दरवाजे की तरफ नहीं देखा। उसे पता था कौन था, ये कबीर था जो अदनान के सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे घूरते हुए कहता है, अबे तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं, मतलब हद है। अदनान बिना उसकी तरफ देखे अभी भी अपना काम करते हुए ही कहता है, पता करके क्या कर देता, तेरी सर्जरी थी। कबीर तुझे कैसे पता मैं नहीं आ पाता।
अदनान उसे देखकर हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराते हुए, ठीक वैसे जैसे तुझे पता था कि मैं इस वक्त तुझे ऑफिस में मिलूंगा। कबीर चिढ़ते हुए, मैंने तो जैद से पूछा था तो तूने भी मेरे ऊपर नजर रखी हुई है, हद है मतलब। उसकी बात पर अदनान कुछ नहीं कहता तो अदनान इस बार जरा मुस्कुराते हुए पूछता है, वैसे कल तो सो कॉल्ड वेडिंग नाइट थी, तुम्हारी कैसी बीती? अदनान, वैसे ही जैसे पूरी रात बेबी सिटिंग कर कर लगता है। उसकी बात सुनकर कबीर हंसते हुए कहता है, तो किसने कहा था कि इतनी छोटी लड़की से मोहब्बत कर ले, अब बस पूरी जिंदगी तुम्हें उसकी बेबी सिटिंग ही करनी है, और वैसे भी वो है ही खुरापाती। उसकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, नफरत करती है मैडम मुझसे, उसे लगता है कि वो अगर मुझे परेशान करेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। कबीर हैरान होकर, वेट व्हाट, इसका मतलब तूने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया? अदनान जरा सीरियस होकर, बताने का कोई फायदा है भी नहीं, इस वक्त उसके अंदर इतनी नाराजगी है कि वो कुछ सुनेंगी ही नहीं, उसे लगता है मैंने किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए उससे शादी करी है। उसकी बात सुनकर कबीर की आंखें और बड़ी हो जाती है, वो हैरानी भरे अंदाज में पूछता है, तुम्हें कैसे पता? अदनान, उसके बारे में मुझे उससे ज्यादा पता होता है, और रही बात इन सब की तो उसके मटर के दाने जितने दिमाग में ऐसे ही ख्याल आते हैं, वो तो शुक्र है उसे ऐसा नहीं लगा कि मैंने प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा अपने नाम कराने के लिए उससे शादी करी है, वरना वो ये सब भी सोच सकती हैं, मुझे पता है उसका। उसकी बात सुनकर कबीर हंसते हुए कहता है, ओ गॉड, तुम तो बुरा फंसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इसी दुनिया में जन्नत और जहन्नुम दोनों की सैर करवाएंगी, पर जो भी कहो, क्या फायदा इतना 6 फुट 3 इंच लंबा चौड़ा होने का जब तुम्हें नाचना एक छोटी सी बच्ची के इशारों पर ही है। ये कहकर वो दोबारा हंसने लगता है, टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। वही अदनान गुस्से में उसे घूर रहा था, मतलब वो था स्वीट केयरिंग इनोसेंट और सिर्फ अपनी मदीहा के लिए, बाकी लोगों के लिए वो किसी जीते जागते शैतान से कम नहीं था, और यहाँ कबीर उसकी आंखों के सामने उसका मजाक उड़ा रहा था, ऐसे कैसे? हंसते हंसते ही कबीर का ध्यान अदनान पर जाता है, जो जानलेवा आंखों से उसे ही घूर रहा था, और यह महसूस कर कर उसकी हंसी फौरन गायब हो जाती है। कबीर जरा घबराते हुए, वो मेरी एक सर्जरी है माँ, मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैरिज, बाय। उसके जाने के बाद अदनान नागवारी में सिर हिलाकर वापस काम करने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो लैपटॉप से ध्यान हटाकर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसका फ्रंट कैमरा खोलकर खुद को देखने लगता है, फिर खुद से कहता है, मेरा चार्म खत्म तो नहीं हो गया क्या? क्या मैं सचमुच किसी ओल्ड मैन की तरफ लगता हूँ? दरअसल उसे मदीहा का कल रात खुद को ओल्ड मैन कहना याद आ गया था, और फिर क्या वो जरा इनसिक्योर हो गया, फिर हल्दी से अपना ध्यान हटाकर कहता है, व्हाट द हेल, मैं उस बेवकूफ की बातों में कैसे आ सकता हूँ, आई एम स्टिल हॉट एंड हैंडसम। उसने जैसे खुद को याद दिलाया और वो वापस अपने काम में लग गया। इधर मदीहा वापस हॉल में आई, उसका मन तो नहीं था, शर्म के मारे पर आना पड़ा क्योंकि शिफा जी ने बुलाया था उसे आता देख रुखसार जी कहती है, अरे बेटा आ गई तुम, देखो हमें पता है अभी तुम छोटी हो, पर हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी पहली रसोई की रस्म कर ले, फिर तुम अपने इम्तिहान पर सुकून से ध्यान देते रहना। उनकी बात सुनकर मदीहा पर जैसे झटका गिरा कोई, वो फौरन इनकार करते हुए कहती है, पर दादी मुझे तो पानी तक उबालना नहीं आता, खाना कहाँ से बनाऊंगी, प्लीज मुझसे नहीं होगा। रुखसार जी हल्का सा मुस्कुराकर, बेटा रस्म है, करना पड़ता है, और ज्यादातर कुछ नहीं, बस शीर खुरमा बना लो, नाजिया जी बता देंगी तुम्हें कैसे बनाना है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मदीहा मायूसी से, पर दादी मुझसे नहीं होगा। उसके बार बार इनकार पर इस बार नाजिया जी जरा डांटते हुए कहती है, हद होती है, कितने प्यार से कहा है अम्मी ने, और रस्म आज होगी मतलब आज ही होगी, चलो चुपचाप किचन में। इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती किचन में ले जाती हैं। किचन में आकर वो उसे सारा काम समझाने लगती हैं, और वो सिर खुजलाते हुए सब देख रही थी, पल्ले उसे कुछ नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में नाजिया जी उसे सब समझाकर गैस पर रखे उबलते हुए दूध को देखकर कहती है, मैं अभी आती हूँ, तुम इसमें शक्कर डाल देना, ठीक है? मदीहा हाँ में सिर हिला देती है, उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। नाजिया एक बार और उसे समझाकर वहां से चली जाती है। वो अभी बाहर आकर रुखसार जी, शिफा जी और जमीला जी से कुछ बात कर ही रही थी, और उन्हें बाहर आए सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे, तभी उन्हें किचन से एक बहुत भयानक आवाज आई। यह आवाज सुनकर सब घबराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत किचन की तरफ भागते हैं, पर किचन के दरवाजे पर ही उनके कदम रुक जाते हैं, और अंदर का हाल देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंदर का हाल ही कुछ ऐसा था, पूरा दूध किचन में फैला हुआ था, और दूध ही नहीं, बहुत सारा आटा भी वही फैला था, बहुत सारे बर्तन यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, और मदीहा वो तो खुद ऊपर से नीचे तक पूरी आटे में सफेद हुई थी। ये सब देखकर नाजिया जी गुस्से में मदीहा के पास जाकर कहती हैं,
यह क्या किया तुमने? सब कुछ तो ठीक था, मेरे जाने से पहले तुम्हें केवल शक्कर डालने के लिए कहा था और 15 मिनट में तुमने किचन का ये क्या हाल कर रखा है? कुछ बोलोगी तुम बेवकूफ लड़की। उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर मदीहा फौरन शिफाजी के पीछे छुपते हुए डर कर कहती है, अम्मी सॉरी, वो मैं तो साकारी डालने वाली थी, पर मुझे पता ही नहीं था कौन से डिब्बे में रखी है और गलती से मैंने आटे का डिब्बा उठा रही और वह गिर गया। मेरी क्या गलती? आप निकल कर क्यों नहीं गई थी? नाजिया जी गुस्से में, तुम जैसी नालायक औलाद, ना जान अल्लाह ताला ने क्या सोच कर दी है मुझे। काम एक नहीं किया, फैलावा इतना पसार दिया, या अल्लाह क्या करूं मैं इस नमूने का। उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर शिफा की उन्हें शांत करते हुए मदीहा की तरफदारी करते हुए कहती है, नाजिया अब तुम भी जरा चुप हो जाओ, गलती तुम्हारी भी है। उसे कहाँ पता था कि शक्कर कहाँ है? निकाल कर जाना चाहिए था ना, और वैसे भी छोटी है अभी वो। अम्मी ने तुम्हें कहा था कि उसे सब कुछ समझाना, फिर भी। उनकी बात सुनकर नाजिया जी चिढ़कर कहती हैं, रहने दीजिए भाभी, आपको तो ये हमेशा सही लगती है, पता नहीं इससे कभी कुछ काम ठीक से होगा या नहीं। बिगड़ते माहौल और नाजिया जी का गुस्सा देखकर रुखसार जी कहती हैं, अरे ठीक है, अब जो होना था हो गया, रस्म कल परसों कर लेंगे। मदीहा बेटा तुम कमरे में जाओ, थक गई होगी ना। उनके कहते ही मदीहा वहां से फौरन चली जाती है, पर इस बीच किसी ने गौर नहीं किया था कि उसकी आंखें बेहद नम है। उसके जाते ही शिफा जी नाजिया जी को डांट कर कहती हैं, नाजिया ऐसे गुस्सा करते हैं बच्ची पर शर्म करो, कुछ कितना डांट दिया तुमने, जानकर तो नहीं किया ना। उनकी बात सुनकर नाजिया जी को भी एहसास होता है कि उन्होंने शायद थोड़ा ज्यादा कह दिया है। वो एक बार मदीहा के पास जाने लगती है, पर शिफा जी उन्हें ये कहकर रोक देती हैं कि उससे थोड़ी देर में बात कर लेना। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। मदीहा कमरे से बाहर नहीं आई। शिफाजी खाने के लिए पूछने गई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। उन्हें लगा कि वो सो गई होगी, क्योंकि वो अक्सर दोपहर में सो जाती थी। शाम का वक्त। अदनान आज जल्दी घर आ गया था, या यूं कहो कि उसकी मन ऑफिस में लगा ही नहीं था। उसे बार बार यह डर सता रहा था कि कहीं उसकी कपकेक ने कोई नया कांड ना कर दिया, जो कि वो कर चुकी थी। अदनान जैसे ही हाल में आया तो सभी औरतों वहीं मौजूद थी। बाकी आदमी लोग किसी काम से गए हुए थे। वो हमको सलाम कर चारों तरफ यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाता हुआ नाजिया जी से पूछता है, चाची कपकेक कहाँ है? अब तक सारे घर वाले समझ गए थे कि वो कपकेक मदीहा को ही कहता है। ये बात तो है कि सबको हैरानी हुई थी कि अदनान सिद्दीकी जैसे इंसान भी किसी को निकनेम दे सकता है, पर क्या करे भाई, मोहब्बत तो इंसान को बदल ही देती है। और अदनान तो मोहब्बत में सिर्फ अंधा नहीं बल्कि गुंगा भेरा पागल सब हो चुका था। नाजिया जी अपने कमरे में ही है, दोपहर से खाने के लिए पूछने गई तब भी दरवाजा नहीं खोला, शायद सो रही होगी। उनकी बात सुनकर अदनान जरा परेशान हो जाता है और कुछ सोचते हुए पूछता है, नाश्ता किया था उसने? उसके कहने पर नाजिया जी को भी एहसास होता है कि मदीहा ने तो नाश्ता भी नहीं किया था, वरना वो तो भूल ही गई थी इस बारे में। और वो जरा घबराहट में कहती हैं, नहीं, वो नाश्ते के वक्त वो तैयार हो रही थी और बाद में मैं भूल गई उससे कहना। उनकी बात सुनकर अदनान जरा सख्ती से कहता है, चाची ध्यान रखना चाहिए था ना, आप सबके हवाले छोड़कर गया था मैं उसे। कल रात को भी उसने दवाई के लिए हल्का फुल्का सा कुछ खाया था और आप लोगों ने कुछ खिलाया भी नहीं। अगर सो रही थी तो उठा देते, ये क्या तरीका है? उसके कहने पर नाजिया जी और बाकी सबको भी एहसास होता है कि इस बार उन्होंने गलती कर दी और अदनान बिना उनकी कोई और बात सुन सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लो की तरफ चला जाता है। वो अपने कमरे के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आता। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसे लगता है कि शायद वो सो रही होगी, इसलिए वो अपने फोन के स्कैनर को लॉक को स्कैन करके दरवाजा खोलना है। पर अंदर जाते ही सबसे पहले उसकी नजर बेड पर जाती है, जो खाली था, जिसे देखकर उसकी आंखें जरा सख्त हो जाती हैं। वो आसपास कमरे में नजर दौड़ाता है, पर वहां कोई नहीं था। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। वो भी परेशान था कि उसे बालकनी की तरफ से किसी के सिसकने की आवाज आती है और वो फौरन उस तरफ जाता है तो वहां का हाल देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। नोक जोक भरा प्यार। अदनान अंदर जाते ही सबसे पहले उसकी नजर बेड पर जाती है, जो खाली था, जिसे देखकर उसकी आंखें जरा सख्त हो जाती हैं। वो आसपास कमरे में नजर दौड़ाता है, पर वहां कोई नहीं था। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। वो भी परेशान था कि उसे बालकनी की तरफ से किसी के सिसकने की आवाज आती है और वो फौरन उस तरफ जाता है तो वहां का हाल देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अब वहां का हाल ही कुछ ऐसा था। पूरी बालकनी में टिश्यू पेपर्स पड़े हुए थे, कम से कम 100 यूज टिश्यू पेपर्स तो होंगे ही। उन्हीं के बीच मदीहा आलती पालती मारे बैठी थी और एक टिश्यू पेपर से अपनी नाक पोंछ रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल था, कुछ ठंड की वजह से, कुछ रोने की वजह से।
अदनान, जिसे जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी, आज अपनी बालकनी का ये हाल देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ऊपर से मदीहा का अजीबोगरीब हुलिया, अभी भी उसके बाल और कपड़ों पर खूब सारा आटा लगा हुआ था और वो इतनी फनी लग रही थी। मदीहा, जिसका ध्यान अदनान पर था ही नहीं, वो जिस टिश्यू पेपर से अपनी नाक पोंछ रही थी उसे बड़ी बेदर्दी से फेंकती है तो वो सीधा अदनान के सिर पर जाकर लगता है, जिससे वो और चिढ़ जाता है। मतलब कहा वो सवाई पसंद ओसीडी का मरीज और कहा उसकी यह आलसी और रोतुडू बेगम। वो अभी गुस्से में उसे घूर ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें और गहरी हो जाती है जब वो उसे ठंड में कांपता देखता है। अभी शाम के 6 बज रहे थे और अदनान का फ्लो हवेली का सबसे ऊंचा फ्लो था। यहाँ की बालकनी से पूरा गार्डन और आसपास की जगह दिखती थी। आसपास कोई घर भी नहीं था और फिलहाल इतनी ठंड थी और वो बेवकूफों की मल्लिका बिना किसी गर्म कपड़े के नाम जाने कब से वहां बैठी थी, इस बात की परवाह किए बिना कि अभी कल ही उसे इतना तेज बुखार था। अदनान को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसे पता था अभी वो वैसे ही इतना रो रही है, अगर उसने कुछ कहा तो पक्का इधर ही जलजला आना है। ऊपर से उसे पता भी नहीं था उसके रोने की वजह, इसलिए वो खामोशी से बात संभालने का सोचकर धीरे धीरे उसके पास जाता है और अपने पैरों से ही उसके पास पड़े कुछ टिश्यू पेपर्स को साइड कर कर उसके बगल में बैठ जाता है। मदीहा, जो अभी भी रो रही थी, जब उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है तो वो सिसकते हुए ही अपने बगल में देखती है तो अदनान को देखकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। लाउडली क्राइंग, 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 लाउडली क्राइंग। आज अदनान को देखकर उसे और जोर से रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों वो एक हाथ से आंसू पोंछती, तब तक दोबारा उसका चेहरा आंसुओं से भीग जाता। अदनान उसे बस रोता हुआ देख रहा था और वो भी उसे रोते हुए ही इस उम्मीद से देख रही थी कि वो उससे पूछेगा कि वो क्यों रो रही है या फिर क्या हुआ है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बहुत देर तक अदनान ने उसकी हाले बयानी नहीं पूछी तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसके कंधों पर मारते हुए सिसकते हुए ही कहती हैं, आप पूछ क्यों नहीं रहे कि मैं क्यों रो रही हूँ? कैसे शौहर है आप? आई हेट यू, आई हेट यू, बहुत बुरे हैं आप, मुझसे पूछ भी नहीं रहे। उसे ऐसे रोता देख अदनान आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और उसका सिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से सहलाते हुए नर्म आवाज में कहता है, शुश, बस मेरा बच्चा, अब और नहीं रोते, शांत एकदम। क्या हुआ बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? पहले तो रोना बंद करो, और क्या हाल बना रखा है अपना? इतनी खूबसूरत आंखें अल्लाह ताला ने रोने के लिए नहीं दी है तुम्हें। उसकी बात सुनकर मदीहा उससे थोड़ा दूर होती है और थोड़ा मासूसी से कहती है, मिस्टर प्रोसिक्यूटर माँ, मैं इतनी बेवकूफ और स्टूपिड क्यों हूँ? उसके मुंह से मिस्टर प्रोसिक्यूटर सुनकर जैसे अदनान की धड़कनें रुकी। एक पल को यह वो पहला ठनका नाम था जो उसने अदनान को दिया था, वरना तो वो उसे ऐसे उल्टे पुलटे नामों से बुलाती थी कि उसका खून खोल उठता था। उसकी आगे की बात सुनकर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है और वो कहता है, ओ तो तुम्हें पता चल गया कि तुम बेवकूफ और स्टूपिड हो, मुझे तो लगा कि यह एक सीक्रेट है। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे घूरकर दोबारा अपने नाजुक से हाथों से उसके सीने पर किसी जिद्दी बच्चे की तरह मारते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहता है कि मैं सचमुच बेवकूफ और स्टूपिड हूँ? अदनान उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, पहले तो तुम अपने ये हाथों को चलाना बंद करो और आजकल बहुत इनका इस्तेमाल करना सीख गई हो, और दूसरी बात, तुमने ही तो कहा कि तुम बेवकूफ और स्टूपिड हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी फर्मबरदारी करी है। मदीहा चिढ़कर, कितने बुरे हैं आप, आपको तो कहना चाहिए कि नहीं मदीहा, तुम तो कितनी समझदार हो, कितनी ज़हीन हो, कितनी प्यारी है, और तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। अदनान उसकी बात काटकर तल्खी से मुस्कुराते हुए, अब तुम्हें खुश करने के लिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता। उसकी बात सुनकर मदीहा और चिढ़ जाती है और उससे थोड़ा दूर खिसकते हुए नाराजगी से कहती है, आप सचमुच बहुत ज्यादा जालिम है, जाइए, मैं अब आपसे बात ही नहीं करूंगी और बताऊंगी भी नहीं कि मैं क्यों रो रही थी। इस बीच उसका रोना जरूर बिल्कुल बंद हो चुका था अदनान की वजह से। वही अदनान बड़े बेफिक्री से कहता है, ठीक है मत बताओ, और अपना फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगता है। इधर मदीहा चोर नजरों से उसे ही देख रहा था कि वो उसे मनाएगा, पर मजाल है जो उसे एक नजर देख लेता। अब ऐसा मदीहा को लग रहा था, पर उसका ध्यान पूरा मदीहा पर ही था। 15 मिनट बाद भी जब अदनान ने उसे कोई तवज्जो नहीं थी तो वो खुद वापस उसके नजदीक खिसकते हुए मायूस आवाज में कहती है, मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अदनान अपने फोन को वापस मोटेक में रखकर बेहद मोहब्बत से कहता है, यस माय लॉर्ड। मदीहा, आपको पता है आज दादी ने मेरे को शीर खुरमा बनाने बोला था और मैंने सब बिगाड़ दिया, पूरा किचन खराब कर दिया, दूध फैला दिया, और अम्मी ने बोला कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। इतना कहकर वो दोबारा सिसकने लगती है।
अदनान वापस उसे ऐसे रोता देख उसे कमर से पकड़कर अपने नजदीक खींच लेता है और उसके गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, कितना रोती हो तुम। और चाची ने गुस्से में बोली, होगा और क्या जरूरत थी सबकी बात मानकर किचन में जाने की जब खाना बनाना आता नहीं है हम। मदीहा उससे झटके से दूर होकर गुस्से में कहती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपने फंसाया मुझे इन सब में, मुझे नहीं करनी थी आपसे शादी, फिर भी आपने करी और अब देखो आपको तो कुछ नहीं, सुबह खाया पिया और निकल गए और हमें देखो ये रस्म कहीं वो रस्म, ऐसे संजो वैसे संजो, हद है, ये रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम क्यों नहीं है, कोर्ट में कैसे करूंगी मैं अपने घर वालों पर, और यह सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है, आपकी वजह से, आप हैं ही एकदू चंगेजा खान, बदतमीज, घमंडी, अड़ियल। अदनान, अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, खैर मैंने तो सोचा था तुम्हारी मदद करूंगा पर अब मेरा कोई इरादा नहीं है, रोती रहो। इतना कहकर वो उठने वाला होता है कि मदीहा फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाते हुए बेहद भोली सी आवाज में रहती है, अरे रुकिए ना, कौन सी मदद की बात कर रहे हैं आप। अदनान वापस बैठते हुए, यही कि दादी ने तुम्हें शीश खुरमा बनाने के लिए कहा था तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता और तुम्हें गाइड भी कर देता, और अगर तुम बिना घर वालों की मदद के टेस्टी सा शीरखुरमा बना लेती तो सबको लगता कि तुम इंटेलिजेंट हो, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे, इरादा बदल लीजिए ना अपना, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी पक्का। अदनान, अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेरी मदद की कहाँ कोई जरूरत है, मैं तो बदतमीज चंगेज खान अटकड़ू घमंडी हूँ ना। मदीहा मुस्कुराते हुए, अरे नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप तो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, आप इतना भी नहीं करेंगे आप मेरे लिए। उसने आखिरी लाइन बड़े प्यार से बोली थी, उसे पता था उसकी बातों का अदनान पर बहुत अच्छे से असर होता है और अपना काम निकलवाना उसे बहुत अच्छे से आता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अदनान एक गहरी सांस लेकर उसे घूरते हुए कहता है, कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, ठीक है तुम्हारी मदद तो मैं कर दूंगा पर जब तक मैं नहा कर आऊं तब तक मेरी बालकनी साफ होनी चाहिए और तुम भी अपना हुलिया जरा ठीक करो। उसकी बात सुनकर मदीहा एक नज़र खुद को देखती हैं तो उसे एहसास होता है कि वो क्या अजीबोगरीब प्रजाति लग रही है इस वक्त, और वो जरा शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। अदनान उसे ऐसे मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो हल्का सा झुककर उसकी नाक पर चूमकर वहां से चला जाता है। वहीं मदीहा बिल्कुल फ्रिज खड़ी रह जाती है। करीब आधे घंटे बाद अदनान बाथरूम से बाहर आता है। उसने एक ब्लैक कलर का पठानी कुर्ते पजामा पहना था। वो घर पर अक्सर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनता है। वो एक हाथ से टोवल से बाल पोंछते हुए बालकनी में आया तो मदीहा सिर झुकाए अच्छे बच्चों की तरह वही खड़ा था। उसने पूरी बालकनी वापस पहले जैसी साफ सुथरी कर दी थी और टुकुर टुकुर अदनान की तरह ही देख रही थी, तारीफ की उम्मीद में। अदनान एक नजर बालकनी को देखकर उसे देखकर कहता है, नॉट बैड, चलो कुछ आता तो है तुम्हें, अब जाओ और खुद का हुलिया भी ठीक कर आओ। उसकी बात सुनकर मदीहा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप पक्का करोगे ना मेरी मदद। अदनान तुरंत उसका हाथ झटककर, पहले तो तुम जरा दूर रहो और मुझे छुओ मत, हुलिया देखा है अपना, चलो जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर मदीहा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और अलमारी से कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, हद है, समझते क्या है खुद को, यह मैं मरी नहीं जा रही इन्हें छूने की आए बड़े हूँ। अब भाई अदनान की भी कहा गलती थी, वो उसरी का मरीज और अभी जैसे मदीहा की हालत थी वो किसी पागल खाने से भागी, पागल ज्यादा लग रही थी पर उसे कौन समझाता। थोड़ी देर बाद वो नहाकर एक येलो पीला दिल कलर का फरोक सूट पहने बाहर आए। अदनान इस वक्त कमरे में ही जैद से कोई सीरियस बात कर रहा था। मदीहा एक नज़र उसे देखकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाने लगती है, तभी वो जोर से चीखती है और अदनान जिसका ध्यान अब तक उस पर नहीं था वो फौरन उसे देखता है और जैद से कहता है, आई विल कॉल यू लेटर। इतना कहकर बिना उसकी कोई बात सुने वो फोन काटकर मदीहा के पास आता है और उसे उसकी बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठाकर उसके हाथ से टोवल लगभग खींचते हुए खुद उसके बाल सुखाने लगता है। मदीहा उसके ऐसे करीब होने से जरा झेपकर कहती है, आप रहने दीजिए माँ, मैं खुद कर लूंगी। अदनान उसे घूर कर, चुपचाप बैठी रहो वरना। मदीहा फौरन उसकी बात काटते हुए, वरना आप मुझे छत से नीचे फेंक देंगे, पता है मुझे। उसकी बात सुनकर अदनान अपनी एक आईब्रो सिकोड़कर कहता है, मेरी लाइंस बड़ी अच्छी तरह से याद कर रखी है तुमने। मदीहा हंसते हुए, अरे आपके वही दो चार खिसे पिटे डायलॉग है, बचपन से आप यही तो कहते आ रहे हैं, छत से फेंक दूंगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, सो बोरिंग आपको नहीं लगता, आपको कुछ नए डायलॉग ट्राई करना चाहिए। ये सब कहने में वो इतना खो गई थी कि उसने गौर ही नहीं किया कि अदनान उसे कैसे घूर रहा है। वो तो हंसते हुए जब उसकी नजर उस पर गई तो वो फौरन चुप हो गई।
अदनान उसके बाल दोबारा पोंछते हुए डायलॉग बदलने से भी क्या होगा, रहोगी तो तुम वैसी की वैसी ही ढीठ, बेवकूफ और स्टूपिड। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे घूर कर देखती हैं पर कुछ कहती नहीं है औरत। अदनान भी उसके बाल पोंछकर उसे बाकी का तैयार होने का कहकर एक इम्पोर्टेंट कॉल करने चला जाता है। जारी है। स्टोरी अच्छी लग रही है तो गाइस लाइक और कमेंट करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग फोल्डेड हैंड्स।